काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन या उस पर कुछ क्वेश्चंस, उसके फॉर्मूला को हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में किया है। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को फील करेंगे और कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे या उसको समझेंगे जिससे आपको फील होगा कि जो क्वेश्चन जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें असर्शन और रीज़न जो सवाल आता है उसका कॉन्सेप्ट या उस तरह का जो सवाल है वो बनता कैसे है, वो यहीं से बनता है, जो इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो पिछले लेक्चर में हमने अब तक पढ़ा है वो क्या क्या है। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला है सबसे पहले कि अगर ए कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का v माइनस यू बाई टी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। और अगर a कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि a वेरिएबल है, मतलब नन यूनिफॉर्म है, नन यूनिफॉर्म, तो इसके लिए हम लोग a है और कैसा है, नन यूनिफॉर्म, तो a बराबर लिखेंगे dv बाई डी टी और v बराबर होगा dx बाई डी टी। और अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बराबर a dt और इसको लिखेंगे हम लोग dx बराबर v dt। ये इंटीग्रल फॉर्मूला है। इंटीग्रल फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, नन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब समझते हैं इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, एकदम बेसिक पॉइंट, फील होगा आपको एक्सेलरेशन है क्या, और जो अभी बताने वाले हैं वो आगे आपके बहुत सारे चैप्टर में काम देगा। मतलब जो काइनेमेटिक्स के इस लेक्चर में जो भी पॉइंट्स है वो सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं है, ये आपको आगे भी बहुत काम देगा। और उसी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये अगर दिमाग में होगा तो वो आराम से समझ में बातें आपको आ जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला हम लोग बात क्या कर रहे हैं, तो बेसिक चर्चा ऑन एक्सेलरेशन, बेसिक चर्चा ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात जिसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, इसमें आपको क्या आएगा, फील ऑफ एक्सेलरेशन, फील ऑफ एक्सेलरेशन। एक छोटा पॉइंट जो शायद आप जानते हैं लेकिन फिर से देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन 0 है, केस 1, अगर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो इस केस में यहां लिख देते हैं टाइम, यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिख देते हैं वेलोसिटी। तो अगर पहले सेकंड की बात करें 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड की बात करें 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तीसरे सेकंड की बात करें 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हर सेकंड वेलोसिटी कैसी है, ध्यान से देखिए, 2 बाई ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड। तो कहानी यही है कि जब आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड सेम है। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, मतलब कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी है कांस्टेंट, हर सेकंड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, या ये है, ये केस 2 है, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो इस केस में फिर से यही कहानी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी। तो आपको फील होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर, फिर उसके अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 मीटर। मतलब वेलोसिटी अगर आप देखें ध्यान से तो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही। मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेरी करेगा, मतलब वेलोसिटी वेरी करेगा। अब कैसे भी वेरी कर सकता है, वेरी करेगा। तो एक ये छोटी सी बात है एक्सेलरेशन के बारे में।
कि एक्सेलरेशन अगर नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। कैसे? तो ये आपके पास है, इस पैटर्न पर आप समझ सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी करेगी। ठीक है, वेलोसिटी वेरी करेगी, और किस तरह से वेरी हो रही है ये आप समझ रहे हैं। तो ये एक पहला पॉइंट आप कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अब वो बातें जो आपके दिमाग में और दिल में दोनों में फिट होने वाला है। देखिए, मान लेते हैं कि इफ सिचुएशन है कि इफ वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर एन इंटरवल, ठीक है। अगर वेलोसिटी 0 है किसी इंटरवल के लिए, दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। ये अगर नोट हो गया होगा तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बातें थी और इसी में से कुछ अभी यूज में आने वाला है। इफ वेलोसिटी वेक्टर बराबर 0 है तो फॉर एन इंटरवल दिस इंप्लाइज, मतलब अगर ये है तो ये होगा, कहने का मतलब यही है। अब ये बात सही है या गलत आपको बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। थोड़ा सोचिए इस पर, कमेंट कीजिए और बताइए। अगर वेलोसिटी 0 है किसी इंटरवल के लिए, दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, बताओ, ट्रू या फॉल्स? अभी इसमें नहीं बोलेंगे कि 4 जगह पड़ती है, काट देंगे, टेंशन नहीं लो। ट्रू या फॉल्स? कुछ आइडिया लग रहा है? चलो देखो, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा समझिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलस में ही बताया था कि 2 तरह की बातें हम लोग पूरे फिजिक्स में करते हैं, जिसकी वजह से इंटरवल और इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट, यही दो पर तो पूरा सारा खेल है। इंटरवल और इंस्टेंटेनियस। इंटरवल क्या होता है? एक रेंज होगा, मतलब यहां से यहां ये रेंज है, यहां से यहां ये रेंज है। इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट मतलब हम इस पॉइंट पर काम करेंगे, यही फर्क है इंटरवल में। मतलब 10 सेकंड की बात कर रहे हैं तो इंटरवल हो जाएगा, लेकिन किसी एक 5वें सेकंड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इंटरवल और इंस्टेंट। अब यहां क्या लिखा हुआ है? इंटरवल। तो इसका मतलब है कि मान लो इंटरवल मतलब कि ए से कोई बी की बात कर रहे हैं, हम ए से बी की बात कर रहे हैं। इस ए से बी के बीच में वेलोसिटी कितनी? 0। अगर यहां से यहां में वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt, और वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब x क्या है? कांस्टेंट। तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर v 0 है, इसका मतलब कि dx/dt 0 है। v 0 मतलब क्या? आप ऐसे समझिए ना कि v बराबर 0, तो v को हम dx/dt लिख सकते हैं। v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt। अब जब हम v को dx/dt लिख सकते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब कि x यहां पर क्या है, और x होता क्या है? तो पोजीशन। और पोजीशन कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट मतलब क्या? नहीं बदल रहा है। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलना। अब जब बदल नहीं रहा है इसका मतलब एक ही पॉइंट पर है, और एक ही पॉइंट पर है मतलब रेस्ट में। तो जब ये वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज के रेस्ट में। और जब कोई भी चीज रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। इसका मतलब ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही। बात समझ में आ रही है? यही आपको फील करना है, एक एक पहलू, एक एक पॉइंट हर एक चीज से रिलेटेड।
तो ये स्टेटमेंट इसी तरह से आपको कंपटीशन में या कहीं पर भी आपको दे देगा ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या दे देगा कि बताइए स्टेटमेंट ये है और उसका असर्शन ये है और रीज़न ये है। अब आपको बताना है कि असर्शन रीज़न क्या है, स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कि दोनों एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का, कैसा भी करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रू। बात समझ में आ रही? अगर वेलोसिटी जीरो है, किसके लिए? ध्यान में रखना, आपको बात पकड़नी है, और ये तभी पकड़ाएगा जब आपके दिमाग में जितनी बातें आपने अब तक पढ़ी वो सब अवेलेबल हो। इंटरवल पर होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट बिना वक्त जाए किए देखिए। दूसरे के बाद अब तीसरा, इफ v वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर एन इंस्टेंट, वर्ड सबको पकड़ना है आपको बस, और उसके बाद आप तो खुद तेज तर्रार आदमी है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 फॉर एन इंस्टेंट, दिस इंप्लाइज, मतलब ये बताएगा, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 0। अब ये बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको मैंने बताया कि दो तरह का रेट है, एक इंटरवल पर हमने काम किया है और दूसरा हमने इंस्टेंट पर काम किया है। इंटरवल होता है रेंज, तो इंटरवल की बात हो गई। इंस्टेंट मतलब किसी पॉइंट के बारे में जब हम पूछेंगे, बात करेंगे तो इंस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी 0 है, किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब, या ये सिद्ध करेगा, या इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि एक्सेलरेशन भी 0 है। ये बात सच है या गलत, सही है या गलत? बताओ क्या बोले? इंस्टेंट मतलब किसी पॉइंट के बारे में जब बात होगी। ये कथन, ये स्टेटमेंट है, किसी पॉइंट पे जब आप बात करेंगे तो दिस एम्प्लाइज एक्सेलरेशन, ये बात है फॉल्स, ये गलत बात है। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ जब आप ऊपर फेंकते हैं, जैसे यही है, इसी को जब हम ऊपर फेंकेंगे, यहाँ से हमने ऊपर फेंका तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर रुकता है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुकेगा। अब जब ये रुका और फिर नीचे आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि गया और चलते चलते, मतलब कहीं रुकेगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो नीचे आ रहा है तो आप एक चीज़ देखिए कि जब आप इसको ऊपर फेंके और फेंकने के बाद ये तो आपके हाथ से हट जाएगा, ये सीधे अब ऊपर जा रहा है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स है जो लग रहा है, या इसको कौन अपनी तरफ खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर सेकेंड और हर इंस्टेंट लगता रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। मतलब कि इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तभी तो ये ऊपर गया और जाकर रुका। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको मैंने बताया था कि जब स्पीड वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन है, और जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो तो रिटार्डेशन है। तो इसको जब आपने फेंका तो ये ऊपर गई है ना, ये चीज ऊपर गई और फिर जाकर रुक गई। इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट लगे। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे। फिर ये यहां रुकी और फिर वापस गिरी। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर थी, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए इसी को जब हम फेंकेंगे यहां, तो ये ऐसे गई और फिर यहां से ऐसे आई। तो ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होगा -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन वेलोसिटी 0 होगी। क्यों वेलोसिटी 0 होगी? क्योंकि यहां पर ये रुका, मतलब ये कुछ लम्हे के लिए रेस्ट में रहेगा। कुछ लम्हे के लिए रेस्ट में रहेगा।
कुछ लम्हे के लिए रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो वहां हाईएस्ट पॉइंट पर रुकेगा, और फिर तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर रुका है, जैसे इसी को आप देखें अगर ध्यान से, मैं कोई चीज़ आपको उछाल कर दिखाऊं तो इसी को देखिए आप, ठीक है, इसको देखिएगा, ये रुका फिर आया, है ना, ये ऊपर गया रुका फिर, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, रुक रहा है, और फिर तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रुक रहा है, और रुकना मतलब है रेस्ट में, तो रेस्ट में वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, लग ही रहा है, इसलिए ये कंडीशन अगर ऐसा कहे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी है। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट की और फिर उसके बाद गाड़ी वहीं पर है, तो गाड़ी वहीं पर है तो वेलोसिटी कितनी, लेकिन आप एक्सेलरेशन लेते हैं तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर लेते हैं तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन है तभी तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन है क्योंकि आपने जैसे ही क्लच छोड़ा गाड़ी आगे भागी। तो किसके इन्फ्लुएंस में भाग रही है, एक्सेलरेशन है तभी तो आगे भाग रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 एग्जाम्पल है जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये बात गलत है तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा, इसका सही स्टेटमेंट होगा कि इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट, इंस्टेंट, ये इंस्टेंट और उसको ध्यान में रखना है, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका, ये ट्रू है। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको ध्यान देना है, इंस्टेंट, इंस्टेंट और इंटरवल। कोई दिक्कत इतना में? क्या कोई दिक्कत है इतना में? कोई परेशानी? बात समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट है, देखिए 2, 3, चौथा देख लीजिए। अब चौथा पॉइंट थोड़ा आसान है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, दिस implies velocity is equal to zero, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताइए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, पक्का एकदम। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो है। देखिए ध्यान से क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, एकदम हम लोग अपने नॉलेज को यूज करके इसको समझेंगे। एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ, क्या हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, dv वेक्टर बाई dt वेक्टर, dt बराबर जीरो। आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब कि v वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, ना कि जीरो, कांस्टेंट है ना कि जीरो, ना कि जीरो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, इसका सही होगा कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या चीज, कांस्टेंट। और ये कथन क्या है, सही। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इतना में? तो इसको भी नोट कीजिए। फिर और बेसिक पॉइंट्स है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और एक्सेलरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो गारंटी की कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। नोट कीजिए इसको पहले। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, ए वेक्टर बराबर dv वेक्टर बाई
डी टी, ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर बाई डी टी। दिस इंप्लाइज एकदम आराम से समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर बाई डी टी, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताओ। ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर बाई डी टी, डी टी ये फॉर्मूला है हमारे पास। इससे क्या पता चल रहा है, या ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन ए वेक्टर का है वही डायरेक्शन भी वी वेक्टर का है। ट्रू है या फॉल्स? तो जितने लोगों के दिमाग में ट्रू आ रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब ध्यान से देखिए, इसको भी अच्छे से समझेंगे। ये फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा और फॉल्स कैसे है, तो ध्यान से देखिए। डीवी वेक्टर एक्चुअली में क्या है? डीवी वेक्टर है चेंज इन वेलोसिटी। डीवी वेक्टर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। या डीवी चेंज इन वेलोसिटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी, मतलब ये स्मॉल चेंज होता है और ये फाइनाइट चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज निकालते कैसे हैं? तो चेंज निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज निकालने का फॉर्मूला है। मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही है आपका डेल्टा वी वेक्टर। कोई दिक्कत इतना में? अब वी वेक्टर और ये भी वी वेक्टर, अब ध्यान से समझना है इसको। अगर हम सर्कल की बात करें, जैसे कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और ये यहां पर है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसका ये वी इनिशियल हो गया। कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद वो यहां पहुंचा, कुछ देर बाद वो यहां पहुंचा, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है ना। अब आप कहिएगा कि सर ये एरो क्या है, तो इस पर भी समझ लीजिए। अगर कोई भी कर्व हो, कर्व पाथ, और उस कर्व पाथ पर अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, कर्व पाथ पर डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी कर्व पाथ पर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या ड्रॉ कीजिए। अगर इस पर ये ऐसे जा रहा है, एरो दे दिया कि ये ऐसे जा रहा है, तो अगर आपसे पूछेगा कि यहां पर बताइए कितना है, तो एरो ये हो जाएगा, ये टेंजेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये इधर जाएगा, है ना। अगर यहां पर बोलेगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट। वही अगर ये ऐसे कुछ होता और बोलता है अब टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट पर, तो ये ऐसे हो जाता, इस पॉइंट पर ऐसे हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं कहां पर? कर्व पाथ पर डायरेक्शन निकालने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड, ये सब पढ़ा होगा। वही टेंजेंट जो एक पॉइंट से पास होकर जाता है। अब ये यहां पर ये है और यहां पर ये है। अब ध्यान से देखिए, बोलो तो गाना बंद करने के लिए। इनिशियल ये है और वी फाइनल ये है। अब देखिए डेल्टा वी कैसे निकालते हैं? वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। ये वेक्टर का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन है। और सब्ट्रैक्शन में आपको मैंने बताया है कि जब भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी एक्चुअली में हम लोग कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी फाइनल वेक्टर माइनस प्लस माइनस वी आई इनिशियल वेक्टर। क्या सब्ट्रैक्शन आपको मैंने ऐसे ही बताया था?
कि जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हम लोग किस पैटर्न पे लाकर करेंगे, एडिशन। मतलब डेल्टा वी वेक्टर बराबर क्या आ गया, वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए वी फाइनल कौन है, ये, तो ये वी फाइनल हो गया, ये वी फाइनल। इसमें हम किसको जोड़ेंगे, निगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर। इसको, इसमें किसको जोड़ेंगे, निगेटिव ऑफ, तो ये इनिशियल है, क्या इसका निगेटिव वेक्टर यही होगा। ये सब आपका पूरा देखो ध्यान से, तो देखोगे कि तुम प्रीवियस जितना भी आपने पढ़ा वो सब यूज हो रहा है और हर एक पॉइंट एक से रिलेटेड है। तो ये वी आई वेक्टर हो गया माइनस वी आई वेक्टर, इसको यहां ड्रॉ कीजिए, तो ये माइनस वी आई वेक्टर। अब इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है तो पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा, हेड टू टेल होता है तो ट्रायंगल ड्रॉ करते, तो इसके पैरेलल यहां से ये वी आई माइनस वी आई वेक्टर और इसके पैरेलल ये वी एफ वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, इसका डायगोनल ही ना इसका रिजल्टेंट होगा, तो डायगोनल इसका क्या है, यही ना डेल्टा वी वेक्टर है, वही ना डेल्टा वी आएगा, इसी को ना डेल्टा वी बोलेंगे, वी एफ माइनस वी आई। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन में ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर है, डीवी वेक्टर बाई डी टी, इसमें डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इज सेम एज दी, ये फॉल्स है। तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो एक्चुअली में किससे सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ किसके, वेलोसिटी के। मतलब ये जो डीवी बाई डी टी, इधर जो डायरेक्शन इसका है इधर, यही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। बात समझ में आ रही, मतलब कहने का यह है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी भी हो, फाइनल ऐसा होगा कि उसका फाइनल का जो डायरेक्शन ऐसा होगा कि रिजल्टेंट किसके साथ हो जाए, एक्सेलरेशन के। मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा किसके, सेम होगा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के। बात समझ में आ रही, मतलब डेल्टा वी वेक्टर, मतलब जो एक्सेलरेशन, जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का, ना कि ए और वी का। अगर यहीं हम डेल्टा लगा देते तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन यहां सिर्फ क्या है, वी। मतलब एक्सेलरेशन इस तरह से काम करता है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन सेम होगा किसकी तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट समझ में आई बात। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, डेल्टा वी का। और ये स्टेटमेंट क्या, ये फॉल्स है, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, इसका ट्रू स्टेटमेंट ये है, ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, चेंज इन वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन होगा किसका, चेंज इन वेलोसिटी का। बात समझ में आ रही है। जैसे इसको पहले नोट कीजिए तो और बताते हैं हम आपको कि ए जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, इसका मतलब ही यही है। अब इस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि फाइनल, ये बेसिकली सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा या आपने सुना होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन तो उसमें आपको मालूम होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस केस में देखिए एक्सेलरेशन किधर है, डेल्टा वी किधर है, टुवर्ड्स दी सेंटर है। मतलब ये इधर आ रहा है डेल्टा वी वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन इधर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर इससे आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, इस सवाल से या इस एग्जाम्पल से आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा और उससे एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा और आप पूरा दिमाग में उतर जाएगा आपको
ये सारी बातें कि कैसे जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है वही डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का है। देखिए ये स्टेटमेंट भी मिटा देते हैं क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में बात जाना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लेंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल क्या है? आप किसी छत पर खड़े हैं, ठीक है, आप किसी छत पर खड़े हैं। यहां एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी छत पर खड़े हैं, ये जमीन है ग्राउंड, और आप किसी छत पर खड़े हैं और आपने छत पर से एक बॉल को ऐसे फेंका, आपने छत पर किसी बॉल को ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका। अब जब आप ऐसे फेंकते हैं तो ये कैसे जाता है? ये जाता है कुछ ऐसे, ये जाकर ऐसे गिरता है। इसी को तो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे हम लोग आगे, मोशन इन ए प्लेन, यही प्रोजेक्टाइल है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये ए, ये यू, आपने ऐसे फेंका, ठीक है। अब देखिए जब आप ऐसे, यहां इसको समझते हैं, जब आपने इसको ऐसे फेंका, ठीक है, एकदम फील आएगा आपको। आपने फेंका, कुछ ऐसा फेंक दिया आपने इसको, ये अब यहां पहुंच गया, इसका कलर चेंज कर देते, ये अब यहां पहुंच गया। अब ये जो आपने इसको यू दिया है, ये यू तो कोई बदल नहीं सकता है। अगर आपने इसको 5 के स्पीड से फेंका, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके उंगली से छूटने से लेकर जमीन तक पहुंचने तक इसके पास वो 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। आपने इसको 10 से फेंका, तो आपके फेंका जैसे, तो उंगली छूटने से लेकर जमीन तक पहुंचने तक इसके पास जो 10 है वो रहेगा, यहां से लेके यहां तक। बात समझ में आ रही? तो अब आपने इसको यहां से यहां फेंका, अब इसके पास इस पॉइंट पर देखें, ये यू है अभी भी इसके पास, जी हां बिल्कुल यू है, लेकिन साथ में जैसे ही आपने इसको फेंका, ये आपके हाथ से छूटा, तो ये अब स्पेस में आ गया। ये अब किस में आ गया? स्पेस में आ गया। अब इस स्पेस में इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो लग रही है, तो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना लगा इस पर? जी। एक्सेलरेशन कितना लगा? जी। तो ये आ गया यू और ये आ गया जी, ये आ गया यू और ये आ गया जी। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? देखिए ध्यान से, अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो आपको पता है ये टेल है, ये भी टेल है, तो इधर भी जोड़ देंगे, ये जी, ये आपका क्या हो गया? यू, ये आपका यू। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा इधर। इसको, इसके रिजल्टेंट को दूसरे कलर से, ये रिजल्टेंट आपका इधर आ गया, ये रिजल्टेंट इधर। अब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, जो यहां था वो अब यहां पहुंच गया। अब जब ये यहां आ गया तो फिर इसके पास क्या है? यू, यू इसके पास अभी भी है, और इसके पास इतना ही जी भी है, लेकिन जी अब बढ़ जाएगा। 1 सेकंड में जी था, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2g, तो ये आ जाएगा 2g, 2g आ गया ये। अब इसके पास क्या है? अब देखें, फिर से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आ गया यहां, ये आ गया यहां, ठीक है, और ये आ गया यहां। तो रिजल्टेंट इसका कौन हो जाएगा? तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। फिर से इस पॉइंट पर पहुंचा, तो u अभी भी उतना ही है इसके पास, लेकिन अब g कितना हो गया? 3g। अब 3g है तो इसके पैरेलल इधर ड्रॉ कीजिए, इधर पैरेलल ड्रॉ कीजिए। अब ये पार्टिकल यहां से यहां, अभी भी u है, और ये अब कितना हो गया? 4g। तो अब पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिएगा, तो ये कुछ यहां। तो ध्यान से देखिए, आपने फेंका था ऐसे, ये कैसे वहां पहुंचा, ये समझ में आ रही बात आपको? अब जो मसला क्या था? मसला ये था कि इसके पास u है, ठीक है, और इसके पास g है। हमने इसको u किधर दिया था? हमने इसको u इधर दिया, u हमने इस तरफ दिया था, ठीक है, हमने u इसको इधर दिया था। अल्टीमेटली ये u, इसका u कहां पहुंच गया? अल्टीमेटली इसका u कहां पहुंच गया? मतलब अगर ये और आगे बढ़ाते तो ये क्या, ये सीधा हो जाता? जो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, वो पार्टिकल ऐसे से अब एंड तक आते आते वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया। बात समझ में आ रही? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जी कैसा लग रहा था? जी ऐसा लग रहा था, जी ऐसा लग रहा था। इसका मतलब कि जिधर जी होगा, मतलब कि यू ये है, तो इसका मतलब कि फाइनल कुछ इसका ऐसे लग रहा है।
जी की वजह से फाइनल इसका कुछ ऐसा लग रहा है, वी, यू इनिशियल और वी क्या है फाइनल। तो फाइनल कुछ ऐसा लगेगा कि जो चेंज है, देखिए ये यहां था और यहां पहुंच गया, तो बदलाव हो गया ना पूरा। ये आपने इसको ऐसे फेंका था, एंड में वो ऐसा हो गया, तो यही तो चेंज हुआ, ऐसा से ऐसा हो गया। तो ये कितना डिग्री का चेंज आ गया? 90 डिग्री। तो क्यों 90 डिग्री का चेंज हुआ? मतलब कि ये जो v है, ये फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसा काम किया कि आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अपने u को क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। तो जो a का डायरेक्शन है वो v का नहीं है, वो किसका डायरेक्शन है? डेल्टा v का। बात समझ में आ रही? जो a का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा? डेल्टा वी का। आप यहां फील कर सकते हैं, कैसे कैसे सर फील कर सकते हैं? तो u आपका इधर था, u आपका इधर था, v आपका इधर हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि फाइनली बॉल ऐसे गिर रहा है, आपने इसको तो ऐसे फेंका था लेकिन जमीन पर वो ऐसे पहुंचा, इसका मतलब u ऐसे चेंज हो गया। और ये चेंज कौन किया? तो g, क्योंकि g की डायरेक्शन ऐसे ही थी। बात समझ में आ रही होगी कि जो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसी में भी फाइनल वेलोसिटी ऐसे एक्ट करता है कि उस चेंज का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के साथ मिल जाए या एक्सेलरेशन के साथ हो जाए। बात समझ में आ रही? जो फाइनल वेलोसिटी वो इस तरह से एक्ट करेगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से मिल जाए। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको यहां पर कि आपने पहले ऐसे फेंका था, लेकिन जब बॉल आपने ऐसे फेंका, लेकिन बॉल जब जमीन पर पहुंची तो वो ऐसे गिर रही है, बॉल ऐसे गिर रही है। इसका मतलब कि u ऐसे से ऐसे हो गया। और ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, नॉर्मली डाउनवर्ड है। तो फाइनल ने जरूर इसको, फाइनल वेलोसिटी ने कुछ इनिशियल के साथ ऐसा फील, मतलब ऐसा एक्ट किया कि डेल्टा वी हो गया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और बात करें। चलिए अब एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये v है, ये एक्सेलरेशन है और ये v है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये एक्सेलरेशन है और ये v है, ये एक्सेलरेशन इधर, ये वेलोसिटी इधर, और ये दोनों के बीच में थीटा लग रहा है। कंपोनेंट तोड़ने का काम, रिजोल्यूशन हमने पढ़ा है वेक्टर में, रिजोल्यूशन हमने पढ़ा है। अगर आपने वेक्टर का एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो वेक्टर पूरा डाला हुआ है, प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। रिजोल्यूशन की बात करें तो किसको किधर तोड़ना है, तो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूं। ए वी, ये थीटा है। अगर हमको v को तोड़ना है, v का कंपोनेंट निकालना है, v का कंपोनेंट निकालना है, v का कंपोनेंट निकालना है, तो v से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। v का कंपोनेंट निकालना तो v से परपेंडिकुलर, और a का कंपोनेंट निकालना है तो a से परपेंडिकुलर। तो v से परपेंडिकुलर किस पर? v से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे a पर। जब v का निकालना होगा तो v से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको पता है जिधर थीटा उधर कॉस, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन। बात समझ में आ रही? इसी परपेंडिकुलर के पैरेलल ये ड्रॉ होगा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा पैरेलल। बात समझ में आ रही? जिधर थीटा उधर कॉस। अब देखिए सेम कहानी, ए वी थीटा। अब फिर आपको a को तोड़ना है, तो a का कंपोनेंट तो a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे v पर। a v का था तो v से a पर कर रहे थे, a का होगा तो a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे v पर। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यही ना परपेंडिकुलर हुआ, तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो इधर आ गया a कॉस थीटा। और इसी के पैरेलल ड्रॉ करना है, ये a साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? एकदम मक्खन टाइप समझ में आ रही है। चलिए इसको देखिए अब ध्यान से। अब इसका हम इसमें a का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो a का कंपोनेंट कुछ ऐसा निकलेगा। तो a का कंपोनेंट इधर मिलेगा हमको a साइन थीटा, और हमको इधर मिलेगा a कॉस थीटा। ये जो a साइन थीटा है ये v के क्या है?
वी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे ए परपेंडिकुलर। और ये जो कॉस है ये वी के पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे ए पैरेलल। बात समझ में आ रही है? ये है आपका पैरेलल, पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, आप सुनकर समझ रहे होंगे। पर पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब दो कंपोनेंट है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर वेलोसिटी, अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल दिया उसमें था क्या, उसमें यह था कि वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर था, वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर था। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा था, परपेंडिकुलर। अभी जो मैंने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल दिया उसमें क्या था, u इधर था और एक्सेलरेशन नीचे थी, एक्सेलरेशन नीचे थी। तो u और g के मतलब u और एक्सेलरेशन के बीच में कितना डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ था ये कि आपने कोई चीज ऐसे फेंकी थी लेकिन वो घूम कर ऐसा हो गया था। इसका मतलब, इससे आप कंक्लूजन निकालिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहां क्या चेंज हुआ, ये तो जा रहा था, अगर हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करें तो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, ये है वेस्ट, और ये है साउथ। तो ध्यान से देखिए, आपने किधर फेंका था, ईस्ट की तरफ। आपने किधर फेंका था, ईस्ट की तरफ। पहुंचा कहां, साउथ की तरफ। ओ हो, ओ हो, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई है। बात समझ में आ रही है सर? क्या कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर एक्सेलरेशन एक्ट करे तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। एकदम समझ में आ रही बात? ठीक है, एक और एग्जांपल। आप जा रहे थे ऊपर, या मान लीजिए आप ऐसे जा रहे थे साइकिल से, आपकी वेलोसिटी इधर है, पीछे से किसी ने आपको धक्का दे दिया, साइकिल पर धक्का दे दिया, मतलब यू आपकी इधर थी, अब इसने इधर धक्का दिया है ना, इसलिए, या ये कहिए, इसका धक्का वाला एग्जांपल छोड़ देते हैं। आप, ये प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया। अब उसी छत पर आप खड़े हैं, लेकिन इस बार आप छत पर से ऐसे नहीं फेंक रहे, अब आप छत पर से क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नीचे गिरा रहे हैं। अब आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। कोई भी पत्थर है, कुछ भी है, बॉल है, आप उसको पहले आपने ऐसे फेंका था, अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। जब आप ऐसे छोड़िएगा तो u और g क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दिख रहा है, दोनों पैरेलल है। ओ हो, पैरेलल जब होगा तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने छोड़ा था लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी के पैरेलल होगा तो उसके स्पीड को बढ़ा देगा, और एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है क्या? तो 2 पॉइंट हमको समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया भाई? तो ये समझ में आया है कि जब भी वेलोसिटी के पैरेलल अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी को बढ़ा देगा, और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा तो वो उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, घुमा देगा। ये 2 बात एकदम समझ में आ गया है कि पैरेलल क्या काम कर रहा है और परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को थोड़ा सर्कल के बारे में भी चर्चा ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। सर्कल में भी हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे मिटा देते हैं। यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं एक बार फिर से साइन परपेंडिकुलर पैरेलल। इसको हम लोग ए रेडियल, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। किस में? सर्कल के चैप्टर में। इन सर्कल, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे या सर्कल पढ़ेंगे, सर्कुलर ही लिखते हैं, इन सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो यही परपेंडिकुलर, हम वहां परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ए रेडियल। और इस पैरेलल को हम क्या बोलेंगे, इस पैरेलल को हम बोलेंगे
ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल, इसको हम लोग बोलेंगे ए टेंजेंशियल। कहां बोलेंगे ए टेंजेंशियल? सर्कल के चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? तो ये सर्कल के बारे में भी मैंने थोड़ा बता दिया। अगर वहां पर रेडियल बोले तो आपको घबराना नहीं। रेडियल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब साइन थीटा। और जैसे सर्कल की बात कर ही रहे हैं तो देख भी लो सर्कल में, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, u, और ये इसका हो जाएगा v। मतलब कि ऐसा एक्सेलरेशन, ये u, ये v इनिशियल, ये v फाइनल, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा रेडियल। ध्यान से देखिए तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये वाला एक्सेलरेशन कहलाएगा टेंजेंशियल, क्योंकि ये है वेलोसिटी के पैरेलल। तो ये दो तरह का एक्सेलरेशन हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें इस एक्सेलरेशन के बारे में, इसी से रिलेटेड समझते हैं। ए के बारे में हम समझ गए सर, ठीक है, ए के बारे में समझ गए। तो ए वेक्टर बराबर, अगर हम लिखते ए वेक्टर, मतलब जब हमने ए को तोड़ा तो हमें यह मालूम चला कि ए का दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल है। इसका मतलब अगर हम इससे इस सिनेरियो को यहां निकालें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये है ए परपेंडिकुलर, सॉरी ए पैरेलल, और ये है हमारा ए, इसको यहां लिख दीजिए ए पैरेलल, और ये क्या है ए परपेंडिकुलर। ओ हो, हाँ सर ये तो है ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर। तो इसका ये रिजल्टेंट होगा जिसे हम लोग ए बोलते हैं, या और ए बोलिए या ए नेट बोलिए, बात समझ में आ रही है? ए बोलिए या फिर ए नेट बोलिए या फिर और ए वेक्टर बोलिए, ये दोनों ही चीज, तीनों ही चीज। मतलब अगर हमें ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ए पैरेलल आई कैप प्लस ए परपेंडिकुलर जी कैप। मतलब अगर हम मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ये होगा रूट अंडर ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। ए वेक्टर बराबर और क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है डीवी वेक्टर बाई dt। तो अगर हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए एकदम अच्छे से, फिर से आपको समझ में आएगा। ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बाई dt वेक्टर। अगर हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, मतलब हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, अगर हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं मतलब हम इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, और इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं मतलब इसका मॉडुलस क्या होता है, तो इसका मॉडुलस ये होता है रूट अंडर ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ हो, यस सर। अच्छा एक बात और है, क्या है भाई, तो सर अगर डी वी वेक्टर और ये हो तब क्या कहेंगे हम इसको, ये है तो क्या कहेंगे? अच्छा वी वेक्टर है ना, वी वेक्टर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है वी वेक्टर बराबर मतलब कि मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर बराबर मतलब कि, मतलब क्या है इसका मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या कहलाता है? स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या कहलाता है? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर मतलब स्पीड। ओ हो, मतलब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अच्छा, हाँ सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो यहां देखिए
कौन सी चीज है, कौन सी वेलोसिटी है, कौन सा कंपोनेंट है जो स्पीड चेंज करता है? ये तो डायरेक्शन चेंज करता है। ये कौन सी चीज है, ये क्या चेंज करता है? स्पीड। ओहो, इसका मतलब ये ए पैरेलल है। अरे बाप रे, बात तो समझ में आ रही है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर को भी यहां लिख देते हैं कि ए परपेंडिकुलर मतलब ए साइन थीटा। एक्सेलरेशन का यह कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का यह पूरा लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा तो एक्सेलरेशन का यह कंपोनेंट, यह कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और अगर ए पैरेलल हुआ तो ए कॉस थीटा। एक्सेलरेशन का यह कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में, स्पीड में चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है। ये एकदम क्रिस्टल और एक एक समझोगे ऑपरेशन हो गया एक्सेलरेशन का। ए पैरेलल क्या करता है, ए परपेंडिकुलर क्या करता है, सब पर स्टार मार्क। थोड़ी ड्राइंग में कर लेता हूं। यहाँ जगह नहीं है इसलिए स्टार स्टार स्टार। ये एकदम नोट कर लो आप फर्स्ट क्लास पॉज करके, क्या पैरेलल है और क्या परपेंडिकुलर है, कौन क्या करता है, एकदम फर्स्ट क्लास दिमाग में बात आ गई होगी। मतलब एक्सेलरेशन को दो हिस्सों में तोड़ा, एक परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के और एक पैरेलल है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज करेगा, पैरेलल उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा। सर्कल में परपेंडिकुलर को रेडियल बोलते हैं और पैरेलल को टेंजेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये सर्कल का भी हमने समझ लिया। अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर है मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो ये ए नेट होगा जिसको ए वेक्टर और ए भी बोलते हैं। तो ए वेक्टर बराबर ए पैरेलल आई कैप प्लस ए परपेंडिकुलर जे कैप। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बराबर डीवी बाई डी, मतलब अगर हम इधर मॉडुलस लगाएंगे तो इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, तो इसका मतलब हमने अभी जस्ट पढ़ा तो ये तो डीवी बाई डी ये होता है। और डी वी वैक्टर, डी मॉडुलस ऑफ वी वैक्टर बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो एक्चुअली में ए पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फटाक से नोट कीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे और कुछ पॉइंट और समझेंगे, उसके बाद ये लेक्चर आपको आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इतना नोट करो फटाक से इसको। रेडियल और टेंजेंशियल ये हमने समझ लिया। अब चूंकि मैं इधर का इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन है जो मैं आपको रिलेट कराना चाह रहा हूँ, इसलिए इधर का नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और, हाँ, जैसे मान लीजिए कि इसी से एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, ठीक है, समझिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से समझ में भी आएगा। और एक बात और, लाइक शेयर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट देने में, और उसका फल, जो मेरी मेहनत का फल यही है कि आपके दिमाग में ये बातें जाए और आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखिए, ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये वी वेक्टर है, पूरा वेक्टर है। देखो भाई, अगर फिजिक्स आपको अच्छा करना है ना, तो बस एक बात ध्यान में रखिए, प्रीवियस जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो एकदम यहां होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको, अब देखिए इसमें क्या है, बच्चा कहेगा कि सर हमको तो फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फिजिक्स भारी। फिजिक्स भारी आपने बना के रखा है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि आप जो पढ़ते हैं उसको गोल कर जाते हैं। जो बच्चा वेक्टर पढ़ा होगा, ये सारी चीजें वो देखते ही
कनेक्ट कर रहा होगा वो कहेगा कि सब आसान है। आप क्या बोल रहे हो मुझे 1000% दिमाग में जा रहा है। लेकिन जो बच्चे के पास वेक्टर, उसने वेक्टर पढ़ा भुला दिया, हाँ भाई बस ऐसे ही पढ़ रहा है कि जैसे चैप्टर खत्म करना है, तो फिर वैसे पढ़ाई नहीं होती है। आपको पढ़ाई करना है तो आप चैप्टर पढ़ो और यहाँ बना के रखो। जब आप यहाँ बना के रखो, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड है, अब 2 चैप्टर तीसरे से रिलेटेड, अब 3 चैप्टर चौथे से रिलेटेड, अब चौथों चैप्टर 5वें से रिलेटेड। इस तरह से फिजिक्स बढ़ता है। और पीछे का अगर आप गोल कर रहे हो ना, फिर तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी भाई। इसलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको पीछे का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना कंपलसरी है। नहीं हुआ तो फिर लफड़ा है। आप कहोगे फिजिक्स भारी, फिजिक्स भारी नहीं है, आपने फिजिक्स भारी बना के रखा है। क्यों? क्योंकि आप पीछे का रिवाइज नहीं करते हो, पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आते हैं पॉइंट पर। ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, और ये यहां पर है थीटा। आपसे कहा गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या कहा गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along वी वेक्टर इज। क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along वी वेक्टर इज। तो निकालिए यहां से परपेंडिकुलर, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अभी जस्ट हमने समझा ए कॉस थीटा, इसी को ए पैरेलल बोलते हैं। ए कॉस थीटा ए पैरेलल। अब ध्यान से देखिए, आपने वेक्टर में पढ़ा है ना, ये काम आपने वेक्टर में पढ़ा है। क्या वेक्टर में पढ़ा है? देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर आपने वेक्टर में पढ़ा है। ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, यही ना है बी कॉस थीटा। ये क्या है? बी कॉस थीटा। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ये बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर क्या है? ये बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यही ना है। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा। तो आप बी कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और आपसे यही कंपोनेंट ना पूछ रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए। ये आ गया आपका बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा ही क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब इसको यहां कनेक्ट करो आप। अब आप इसको यहां कनेक्ट करो, तो आपसे पूछा गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वी वेक्टर इज ए, इसको घेर दो, ये समझाने का था, इज ए कॉस थीटा। अब आप ए कॉस थीटा कैसे निकालोगे? तो फटाक से उस पर बैठा सकते हो, या मैं आराम से चलना चाहता हूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर बट अपॉन ए, ये आपको सॉरी अपॉन वी, ये आ गया आपको ए कॉस थीटा। ओहो हाँ सर, चीज़ें रिलेट हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ए कॉस थीटा ठीक है, जिसको हम लोग ए पैरेलल भी बोलते हैं, बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई वी। हाँ सर, बात में तो दम है, ये पूरा रिलेट हो गया। ये वेक्टर ही तो है भाई, ये तो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, वही चीज़ तो है। हाँ सर, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो इधर का मिटा दो या इधर का मिटा दो, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इधर का हमने मिटा दिया, ये मिटा दिया हमने। चलिए अब सवाल एक ये है कि वी वेक्टर, क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं और आपका और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, वी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, वी आई कैप प्लस 3j कैप। ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस j कैप। फाइंड ए परपेंडिकुलर। वी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप। वी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? i कैप प्लस j कैप। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? i कैप प्लस j कैप। आपसे क्या कह रहा है? फाइंड ए परपेंडिकुलर। क्या आप नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? पूरा नजर दोहराओ, आपको मिलेगा। ए परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला तो ये है। ओ, अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये और ये मालूम होना चाहिए। तो ये तो मिल गया हमको यहीं पर, ये तो यहीं पर मिल गया हमको। तो नाउ सॉल्यूशन देखिए इसका।
सॉल्यूशन, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, देखो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो ये आपने पढ़ा ना मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2, ये आ गया √2 आ गया, ठीक है। अब आपको अब आपको क्या निकालना, ए पैरेलल, ठीक है, ए पैरेलल निकालना है, तो ए पैरेलल नाउ ए पैरेलल निकालना है, तो ए पैरेलल निकालेंगे तो ए पैरेलल कितना, यहां फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको एक एक पॉइंट पीछे का याद होना चाहिए कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, या आई कैप डॉट ये 0 होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां देखो ए वेक्टर डॉट निकालना, ठीक है, डॉट निकालना, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ए पैरेलल, तो यहां डालेंगे 2 आई हो जाएगा 1, तो 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, क्योंकि ये भी प्लस 2 प्लस 3 बाई वी क्या है एक्चुअली में, वी यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या वी यहां पर मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो मॉडुलस ऑफ वी, तो वी क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 5/13। क्या ए पैरेलल और ए आ गया, तो अब आप ये नहीं निकाल सकते हो, हाँ सर ये तो मैं निकाल सकता हूं सर, कैसे निकालेंगे देखिए, ये वो, तो ये हो गया आपका नाउ ए का स्क्वायर बराबर ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस ए पैरेलल का स्क्वायर, तो ए कितना है, ए कितना लेकर आया मैं, ए कितना है √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस ए पैरेलल कितना है, तो 25 बटा कितना हो जाएगा √13 मतलब 13, 26 माइनस 25 बटा 13, सॉरी ए परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है कि क्या खेल खेल रहा हूं मैं, ये पूरा वेक्टर ही तो खेल रहा हूं। फील आया होगा कि आपको एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन सिर्फ v माइनस यू बड़ा अपॉन टी तक ही फिक्स नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ dv बाई dt तक ही फिक्स नहीं है, एक्सेलरेशन ये है। फील आया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन इन काइनेमेटिक्स। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो काइनेमेटिक्स का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाएं, इसके आगे की बातें मैंने उसमें बताई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।